Hello students, today we will discuss our last topic of chapter 2 in 5-year plan in India. We were discussing about the economic planning during 1950 to 1991. हम बात कर रहे थे हमारे भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की 1950 से लेकर के 1991 के बीच। हमने अब तक देखा कि उसके क्या सिग्निफिकेंस रहे, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रही, क्या उसके फीचर्स रहे, किन किन बातों में हमें इकोनॉमिक प्लानिंग ने फ़ायदा पहुंचाया, किस तरीके से हम आगे बढ़े, वो सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1950 टू 1991। इस टाइम के दौरान हम कितने सक्सेस हुए और कहाँ हम फेलियर हुए, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी इस इकोनॉमिक प्लानिंग के भी दो पहलू रहे। कुछ हद तक हम सक्सेस हुए और कुछ हद तक हम फेलियर रहे। देखिए, सबसे पहले सक्सेस की बात करते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज नेशनल इनकम। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कृषि के ऊपर काफ़ी प्लानिंग बनाई, काफ़ी 5-year प्लान लॉन्च किए, जिसमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमने काम किए, काफ़ी सुधार किए खेती में। अच्छे जैसे कि खाद बीज वगैरह का इस्तेमाल करके हमने जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारी जो है नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी हुई, नेशनल इनकम भी हमारी इंक्रीज हुई। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर ने काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी कुछ आगे बढ़े हम इसमें। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पर कैपिटल इनकम बहुत बड़ी बात होती है। किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ना एक अलग बात है और उसकी पर कैपिटल इनकम बढ़ना वो दूसरी बात है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ने पर ही उस देश को ज़्यादा डेवलपमेंट समझा जाता है, ज़्यादा डेवलप समझा जाता है और लगता है कि हाँ, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। अब पर कैपिटल इनकम में का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, यानी उस देश की जितनी भी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को वहाँ की पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटल इनकम हमें निकल के आ जाती है। तो नो डाउटली इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम एग्रीकल्चर के द्वारा इन वर्षों के दौरान हमारी पर कैपिटल इनकम में भी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा, देखिए, हमारे सक्सेस में एक तीसरा पॉइंट ये भी रहा कि राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग, जैसे कि हम जानते हैं कि 1950 के दौरान हम मात्र 9% सेविंग कर पाते थे, 9% इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और सब चीज़ों में। तो हम इन प्लान के इस टाइम के दौरान 1991 तक आते आते हमारी सेविंग जो है वो इंक्रीज होने लगी, सेविंग बढ़ गई और हम 9% के कंपैरिजन में अब 33% तक सेविंग करना शुरू कर दिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। देखिए, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती में हमने कुछ सुधार किए, जैसे कि मशीन ज़्यादातर मशीनों का यूज किया जाने लगा, अच्छे उन्नत किस्म के खाद बीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा, और काफ़ी कुछ हम टेक्निकल तरीके से खेती करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारी खेती की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में सुधार होने लगा। तो ये कुछ सक्सेस थे हमारे। तो इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस का मतलब है कि हमने खेती के लिए काफ़ी कुछ जो है पैसा लगाया, जिसमें हमारी जो है जैसे कि गेहूँ वगैरह अनाज खरीदने के लिए हमने सरकारी दुकानें जो हैं वो बनाई। उसके अलावा टेक्निकल चेंजेस में काफ़ी कुछ सब्सिडीज़ दी और नई नई मशीनरी आई, जिसकी वजह से खेती करना अब आसान होने लगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसा कि आप इससे समझ सकते हैं कि खेती के विकास के साथ साथ हमने
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में भी डेवलप किया, क्योंकि जो हमारा खेती से जो प्रोडक्टिविटी पैदा होती थी उससे हम अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा कर के कुछ नई चीज़ें बनाने लगे, जैसे कि गेहूं से हम लोग बिस्किट बनाना शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी कई आइटम थे जो कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के द्वारा ही एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम उसको जो है इंडस्ट्री में यूज कर सकें, और जिसकी वजह से हमारी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल। इकोनॉमिक में हो गया जैसा हमारा बैंकिंग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया हमारा हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, इसके अलावा सड़कें हो गई, बिजली पानी की व्यवस्था हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खेती का हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इस वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ। तो इसका हमें फ़ायदा मिला। 1950 टू 1991 के दौरान हमने काफ़ी कुछ ग्रो भी किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। हम जानते हैं कि कृषि में पुराने समय से ही बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे, ना सिर्फ डायरेक्टली खेतों में बल्कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज में जिनमें कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है गुड्स बनाए जाते थे। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जिसने काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया, काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया। तो ये भी उसका एक सक्सेस ही रहा। आइए चलिए बात करते हैं इसके फेलियर्स के बारे में। कुछ चीज़ों में हम फेल भी रहे, जैसे कि सबसे पहला हमारा एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी देखिए, हमने कितने ही 5 ईयर प्लान बनाए, बहुत कुछ किया, हमने खेती को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ पैसा लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में आज भी गरीबी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। आज भी लोगों के पास बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं हैं। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी गरीबी आज भी जस की तस बनी हुई है, ऐसी की ऐसे ही बनी हुई है। तो ये कुछ हम यहाँ पर फेल हो गई। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब समझिए पहले आप कि होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, यानी पैसे के मूल्य में गिरावट आ जाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आज से 30 साल पहले हम 100 रुपये की ज़्यादा वस्तुएं खरीदते थे। आज 100 रुपये की कीमत पुराने समय के 10 रुपये के बराबर भी नहीं रही, उससे भी कम हो गई है। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या कह सकते हैं डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये यहाँ पर हम कुछ फेल हुए कि हम महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना हमने कृषि में विकास किया उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, बेरोज़गारी व्याप्त हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हमारी जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कम पड़ने लगा, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो सोशल हो। दोनों चीज़ों में हम पिछड़ने लगे और वो हमारे लिए एडिकेट नहीं रहा, पर्याप्त नहीं रहा, तो उसकी कमी होने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम एक और चीज़ में फेल रहे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी धन का असमान वितरण, पैसे का असमान वितरण हमारी सोसाइटी में, समाज में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे देश की 50% पॉपुलेशन के पास जितना पैसा है, उतना पैसा अकेले, उतना मनी जो है वो अकेले हमारे देश के 15 केवल 15 फैमिलीज़ के पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गए, ये कंपनियों के मालिक हो गए। तो ये 15 फैमिली ऐसी हैं, गोदरेज हैं, बजाज हैं, 15 फैमिली के पास इतना पैसा है जितना हमारे देश की 50% जनसंख्या के पास है। तो कहीं ना कहीं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पर। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है कि कोई इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो कोई विकसित है, तो हम अभी इस चीज़ में भी सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये कुछ हमारे फेलियर्स रहे। तो इनको आप जो है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।